Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our next unit number 3. इसका नाम है लॉ ऑफ द मोशन। इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि मोशन कैसे होता है, कौन उसका कारण है, कि कौन उसको करवाता है, क्या चीज़ ऐसी लग जाती है कि जिसकी वजह से किसी बॉडी के अंदर मोशन होता है। और मोशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। तो इन सारी बातों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ मोशन में किस किस ने लॉ बनाए थे वो बातें करेंगे। तो जनरली जो लॉ ऑफ मोशन है वो बनाया था न्यूटन ने। पहले तो दो साइंटिस्ट और आए, एरिस्टोटल आया, फिर गैलीलियो आया। लेकिन उन दोनों की थ्योरी जो है, फर्स्ट की थ्योरी तो बिल्कुल ही गलत थी एरिस्टोटल की। गैलीलियो ने उसको इम्प्रूव किया, लेकिन गैलीलियो उस थ्योरी को बनाने के बाद एक अच्छे से लॉ की फॉर्म में बना नहीं पाया जब तक वो चला गया दुनिया से। न्यूटन ने गैलीलियो की थ्योरी का ही फायदा उठाया, उसी से अपना फर्स्ट लॉ बनाया, उसके बाद अपने लॉ को और डेवलप करके सेकंड और थर्ड लॉ बनाया। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो एक मैं जनरल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आप जैसे वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद आपके पास अगर कोई डाउट रह जाता है, आप उस चीज़ को या तो पर्सनली मेरे पास मैसेज करो या कॉल करो कभी भी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये किसी और भी स्टूडेंट को या मेरे साथियों को समझ में नहीं आया होगा, आप उनके साथ अपने ग्रुप में, जो फिजिक्स के लिए ग्रुप बना है, ये आपके डिस्कशन के लिए ही बना है। इसमें आप लोग भी बातचीत कर सकते हो, लिख सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो एक दूसरे से डिस्कस करो। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो उसको आप क्या करो, मेरे को बता दो, मॉर्निंग में ही बता दो। अगले दिन जैसे आज की वीडियो आपने देख ली, आज शाम तक पता चल गया कि ये डाउट है, अगले दिन सुबह सुबह मुझे बता दो कि सर काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। उसको फिर मैं क्या करूँगा, जूम क्लास से आपका एक डाउट क्लियरिंग क्लास शुरू कर दूंगा। डेली हम क्या करेंगे, आधा घंटा 20 मिनट सिर्फ आपके डाउट के लिए जूम पे हम आ जाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब से मैं कंटिन्यूसली ऐसी ही वीडियो भेजता रहूँगा। इसका क्या फ़ायदा है कि YouTube से एक स्मूथली मैं अपनी चीज़ों को बता सकता हूँ। आप आराम से उसको अगर एक बार समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार देख सकते हो। जो बच्चे जूम पे जुड़ नहीं सकते हैं, कहीं दूर दराज बैठे हैं, वो YouTube से आराम से देख सकते हैं। इसलिए YouTube करने से ज़्यादा अच्छा है। जूम सिर्फ हम अपने डाउट के लिए यूज़ करेंगे। तो किसी 1 2 4 बच्चे जितने भी हैं, जिनको भी डाउट रहता है, अपना ग्रुप में डिस्कस करो। ग्रुप में सबको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पे डाउट क्लास होने वाली है। फिर मेरे को इन्फॉर्म कर दो, उसी ग्रुप में बता दो या पर्सनली बता दो कि सर आज जूम पे इस टॉपिक को एक बार दोबारा करवा देना। तो दिस इज जर्नल इन्फॉर्मेशन। अब हम सेकंड अपनी थर्ड यूनिट शुरू करते हैं, लॉ ऑफ मोशन। इस यूनिट में जो भी नए पुराने जितने बच्चे हैं, एक तो कंटिन्यू करो, डेली की वीडियो डेली देखो। नोट्स में एक साथ भेज देता हूँ। एक साथ का मतलब ये नहीं कि आज मैंने नोट्स भेजे थर्ड यूनिट के, आपने लगातार लिखने शुरू कर दिए। आप सिर्फ उतना ही लिखो जितना आज की वीडियो में मैंने काम करवाया है। वो नोट्स एक साथ में इसलिए भेजता हूँ कि बच्चे पजल ना हो कि कौन सा नोट्स आगे का है, कौन सा पीछे का है। वो फाइल अपनी सेव रखो, उसमें से देख देख के जो 2 3 पेज जितने भी एक वीडियो में बनते हैं वो अपने नोट डाउन कर लो। बस इतना किया, ऐसे किया करो। लेकिन वीडियो को आप कंटिन्यू डेली देखो। डेली का डेली देखोगे, डेली के डेली डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। उसको अगर आप इकट्ठी करके रखोगे, एक साथ सोचते हो ऐसे देख लेंगे, तो यूट्यूब पे दुनिया जान का मटेरियल पड़ा है, उससे ऐसे नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप करने से होता है, उसके डाउट भी क्लियर करने होते हैं। तो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड यूनिट, लॉ ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3, लॉ ऑफ मोशन। और ये जो है 2 चैप्टर में डिवाइड है। यूनिट 3 जो है 2 चैप्टर में डिवाइड है। फर्स्ट जो चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इस यूनिट में न्यूटन ने बताया था कि कैसे कोई मोशन होता है। सबसे पहले तो मोशन क्या चीज है। अगर कोई बॉडी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हम उसको बोलते हैं मोशन। जैसे दिस इज वन बॉडी, ये चल रही है ऐसे। अगर ये कैप से इससे पूछे, इस मार्कर की कैप से पूछें कि मार्कर चल रहा है क्या, तो इसका क्या जवाब आएगा, नहीं मार्कर नहीं चल रहा। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये मार्कर चल रहा है।
दोनों में क्या डिफरेंस आया कि ये मार्कर के रिस्पेक्ट में ये कैप की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो मोशन जो है रिलेटिव चेंज का नाम है कि रिलेटिवली एक बॉडी की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोशन बोलते हैं। और मोशन करवाने वाला कौन है, कैसे होता है, कोई ना कोई तो एफर्ट लगानी पड़ती है, उसका नाम है फोर्स। तो अभी कौन करवाने वाला है और क्यों करवाने वाला है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि फोर्स किसका नाम है। फोर्स ये वो चीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वेरी हैवी बॉडी 500 kg, इसके ऊपर एक पर्सन इधर खड़ा होके फोर्स लगाता है, ये क्या चलेगी, बहुत हैवी है, 500 kg की है, एक आदमी लगा रहा है, लेकिन फोर्स तो वो लगा रहा है ना, ये अकेला भी फोर्स तो लगा रहा है, ठीक है, ये चली नहीं। फिर यहाँ पे 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, ये चारों मिलके क्या करते हैं, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये बॉडी चलना शुरू कर देती है। तो ये दोनों केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये बॉडी चली नहीं या चल पड़ी, दोनों ही सिचुएशन में फोर्स तो लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या हो सकता है कि एक बॉडी ऐसे चलती हुई आ रही थी, सामने से एक आदमी इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये रुकी नहीं, फिर 2 आदमी लगाते हैं, दोनों ने मिलकर इसको रोक दिया, तो ये इसको रोक पाए या रोकने की कोशिश की, मतलब एक आदमी ने तो सिर्फ कोशिश की थी और दोनों ने इसको रोक दिया, लेकिन फोर्स तो ये अकेला आदमी भी लगा रहा था, तो यहाँ पे भी फोर्स लगा, या तो इसने ट्राई किया या इसने काम को कर दिया, या तो इसने अकेला जब तक था सिर्फ कोशिश कर रहा था रोकने की, 2 लग के इसको रोक दिया, अकेला था फोर्स वो भी लगा रहा था और दोनों मिल गए तो भी फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का मतलब ट्राई करना भी है और अगर काम हो जाए तो भी है। तीसरी बात, एक बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सामने से एक आदमी इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जैसे ये बॉडी ऐसे जा रही है, इधर से एक फोर्स लगता है और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर इस अकेले में इतना फोर्स नहीं है कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करते, दो आदमी लग के भी इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स उस एक्सटर्नल एजेंट का नाम है जो किसी बॉडी की पोजीशन के अंदर सब कुछ आ गया, रेस्ट है या मोशन में है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो फोर्स उस एक्सटर्नल एजेंट का नाम है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर भी सकता है और उसको चेंज करने के लिए कोशिश करता है, तो भी हम फोर्स बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मैं इसको धकेल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ ना, आई एम ट्राइंग। 4 आदमी मिलकर हो सकता है इसको धकेल भी दें, तो इसका मतलब फोर्स तो लगा। तो फोर्स ऐसा नहीं कि आप किसी काम को कर ही दोगे या उसमें एक डायरेक्शन में उसमें चेंज आ ही जाएगा तब हम बोलेंगे फोर्स लगा। फोर्स ट्राई जो हम करते हैं करने के लिए वो भी फोर्स है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बन गई, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, और पोजीशन में ब्रैकेट में लिखना है रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या डायरेक्शन को चेंज करना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, फिर उसमें कोमा लगा के लिखना है इट मे बी सक्सेसफुल और मे नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज नोन एज फोर्स। वो अपने काम को करने में सक्सेसफुल अगर हो जाता है, चेंज कर देता है, तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वर्क है। और अगर नहीं होता है, कोई चेंज नहीं कर पाता है, तो फोर्स तो उसने लगाया लेकिन काम नहीं हुआ, वहाँ वर्क डन 0 हो जाता है, लेकिन फोर्स वहाँ पे होता है। तो फोर्स का मुझे, अब मैं मानता हूँ कि आपको इसका आइडिया आ गया होगा कि फोर्स क्या चीज़ है। अब मोशन के बारे में सबसे पहले बताया था एरिस्टोटल ने, लेकिन एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो गलत थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एरिस्टोटल थ्योरी। एरिस्टोटल थ्योरी, और ये जो इसने बताया था वो गलत बताया था, फॉल्स था।
इसलिए डायरेक्ट एरिस्टोटल फालसी। इसने क्या बताया था कि अगर एक ये बॉडी चल रही है, ऐसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो एरिस्टोटल ने ये बताया कि अगर इस बॉडी को चलते रहना है तो इसको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये चलेगी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ए बॉडी विल बी continuously in uniform motion if we apply an external force on it। अभी आपको फ्रिक्शन नाम की किसी चीज का नहीं पता है, ये मान के चलो कि फ्रिक्शन नाम की चीज हमें नहीं पता, और अगर फ्रिक्शन नहीं है और ये चलती रहे तो क्यों रुकेगी, क्यों हमें इसके ऊपर फोर्स लगाना है? अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, ये तो चलता रहेगा। तो इसी बात को लेके गैलीलियो ने क्या बताया, इस चीज को क्लियर किया। गैलीलियो ने बताया कि अगर एक बॉडी है, आपने एक बार इसको चलता हुआ छोड़ दिया तो ये तो चलता ही जाएगा, इसको क्यों रुकना है? ये तो तभी रुकेगा, बिल्कुल उल्टा बोला गैलीलियो, क्या बोला, इससे बिल्कुल अपोजिट। ये तो तभी रुकेगा जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे हम ब्रेक नहीं लगा रहे, कुछ नहीं है, लेकिन ये ग्राउंड और ये बॉडी के बीच में ये जो फ्रिक्शन है, ये क्या है, दिस इज अपोजिंग फोर्स। जैसे आप किसी फ्लोर के ऊपर किसी बॉल को छोड़ देते हो, ऐसे वो बॉल जब तक नहीं रुकेगी, जब तक उसके ऊपर रोल करती हुई चली जाएगी फ्लोर के ऊपर, वो तब तक नहीं रुकेगी उस पर अगर सामने से कोई फोर्स नहीं लगाए। या फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, जो प्रैक्टिकली आप देखते हो। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन है, फ्रिक्शन है। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि एरिस्टोटल की बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में क्या है कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और वो कब तक चलती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हो, बॉडी चलती जाती है। अगर कोई फ्लोर बहुत ही स्मूथ है, वहाँ फ्रिक्शन कम है, बॉडी बहुत दूर जाके रुकती है। कोई एक फ्लोर रफ है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो वही सेम बॉल बहुत ही जल्दी रुक जाती है। अगर उसी को आप कच्ची मिट्टी के अंदर आप ऐसे छोड़ दोगे रोलिंग के लिए, तो वो बड़ी मुश्किल से 2 फुट जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है एक्सट्रीमली लार्ज है। तो ये फ्रिक्शन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ही तो है ना। लेकिन इसमें तो बोला कि ये चलती रहेगी, बॉडी विल बी कंटिन्यूसली इन मोशन, अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहोगे। लेकिन गैलीलियो ने क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स तो है इसको रोकने के लिए। यू आर रॉन्ग। तो गैलीलियो की थ्योरी अब क्या बन गई, a body will be continuously in uniform motion in straight line। ये याद रखना, मैं यहाँ पे भूल गया, स्ट्रेट लाइन जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन या किसी और मोशन की बात नहीं हो रही। क्योंकि वहां पे तो हमें पता है एक अलग ही एक्सीलरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से अलग फोर्स लगाना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आप याद रखना हर बार, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन until we apply an external force on it। तो बिल्कुल उल्टा हो गया इसका। ये तो बोल रहा है कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहोगे वो तब तक ही चलता रहेगा, और ये बोल रहा है कि ये तब तक ही चलता रहेगा और फिर ये रुक जाएगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे। और ये बोल रहा है कि ये चलता रहेगा जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहोगे। तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया। गैलीलियो की थ्योरी जो है ये बिल्कुल सही साबित हुई। तो ये दिस इज गैलीलियो थ्योरी। अब गैलीलियो ने जो थ्योरी बनाई, इसी थ्योरी को बिहाव करके बिल्कुल इसी में न्यूटन ने घुसा दी बात। लेकिन इसने साथ ही साथ इसका कारण भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक बॉडी जो है चल रही है तो चलती ही रहती है, या रुकी हुई है तो रुकी ही रहती है।
जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो इसने वो कारण भी बता दिया और अपनी थ्योरी भी बता दी। उसके बाद न्यूटन ने उसका फायदा उठाया और उसको अपने लॉ की फॉर्म में बना दिया। अब गैलीलियो एक्सप्लेन करता है कि एक बॉडी जो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। और उसका कारण बताया गैलीलियो ने, इनर्शिया। गैलीलियो ने बताया कि एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने ये बताया कि एक बॉडी की, कोई भी बॉडी है, उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद में ही हमेशा हर किसी में इनहेरेंट मतलब कुछ हमारी कैपेबिलिटी होती है जो सिर्फ हमारे अंदर है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं कि ये हमने बनाई है। तो हर बॉडी की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी अपने आप है, सेल्फ मेड है बाय गॉड। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। और पोजीशन का मतलब आप हमेशा याद रखना, मैं बार बार इस वर्ड को यूज करूंगा। कोई एक बॉडी रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, ये इसकी एक पोजीशन है। एक बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, मान लिया कुछ भी है वेलोसिटी, तो ये इसकी एक पोजीशन है। हम क्या बोलेंगे, इसकी पोजीशन क्या है कि ये 5 की स्पीड से चल रहा है, वो भी इसकी एक पोजीशन है। ये एक डायरेक्शन में जा रही है, एक्स वाई प्लेन में, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब सिर्फ रेस्ट में ही है, वो रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन या एक्स वाई कोई भी प्लेन में किसी भी एक डायरेक्शन में वो पर्टिकुलरली जा रही है, तो हम बोलेंगे कि वो पोजीशन। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि एक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ऐसा क्यों है, ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या बता दिया उसने, दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और बॉडी by which it resists any change in its position। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बॉडी या कोई मटेरियल रेसिस्ट करता है अपनी पोजीशन को चेंज हो जाने में। और पोजीशन का मतलब रेस्ट, और ये तीनों बातें। तो इधर से फिर 3 लॉ बन गए इनर्शिया के, या 3 टाइप बन गए। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ए बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली इन रेस्ट इफ वी विल नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। वो बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, वो उसी में रहना पसंद करेगी। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो इट विल रेसिस्ट। ये बन गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, हमेशा इस वर्ड को पूरा लिखना है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो वो अपने इसी मोशन के साथ एज इट इज चलती रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। वो अपने इस मोशन को चेंज करना पसंद नहीं करेगी, रेसिस्ट करेगी अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मोशन। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन बाय विच इट विल रेसिस्ट टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखना है। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी चल रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वो अपनी इस डायरेक्शन में ही जाना पसंद करेगी। अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट विल रेसिस्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया सर्कुलर मोशन का। आप क्या करो, एक रस्सी के सामने छोटा सा पत्थर बांध लो, उसको ऐसे घुमाते रहो,
सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मान लिया इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है तो टेंजेंट ड्रा करो, तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ये है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे पता करनी है तो इस टाइम पे टेंजेंट ये है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे पता करना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं और रस्सी से इस पत्थर को ऐसे बांध रखा है, घुमा रहे हैं, हम जहां पर भी इसको छोड़ देंगे घुमाना, मान लिया यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये फिर सर्कुलर नहीं जाएगा अपने आप, ये तो इधर चला जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, ऐसे रस्सी से घुमा रहे हो, जिस भी पॉइंट पे आपने रस्सी को छोड़ दिया अपने हाथ से, वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो ये है टेंजेंट, हम उसके ऊपर फोर्स उसको जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। वो पत्थर तो छोड़ के जाना चाहता है ना, उस रस्सी पे आप देखना खिंचाव आएगा, टेंशन आएगी, वो तो छोड़ के जाना चाहता है अपनी डायरेक्शन में, हम जबरदस्ती उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। ए बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली इन इट्स सेम डायरेक्शन unless or until we apply an external force on it. This is known as inertia of the direction. तो अब एरिस्टोटल की फैलेसी थी, गलत थी, उससे गैलीलियो ने इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने के बाद उसने कारण भी बताया। उसके बाद गैलीलियो दुनिया में नहीं रहा। न्यूटन ने इसी थ्योरी को उठाया और उसने लॉ ठीक और भी बनाए, 2 लॉ और बनाए, लेकिन फर्स्ट लॉ जो है उसका सिर्फ गैलीलियो का वर्क है। उसने इसी को अपने वर्ड्स में बना दिया और बता दिया, दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट, या दिस इज फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो हम उसके ऊपर चलते हैं। गैलीलियो की थ्योरी बताने के बाद और न्यूटन का लॉ आने से पहले एक मोशन जो हम बार बार बोलते हैं, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म यूज में आ गई और उसका नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट या लीनियर मोमेंटम, ये एक ऐसी टर्म यूज में आई जो जिसका काम है, जो हम बार बार ये मोशन बोलते हैं कि दिस बॉडी इज इन मोशन, और ये मोशन के बारे में ही न्यूटन ने लॉ बनाया। तो मोशन को भी मेजर करने के लिए एक टर्म का यूज होने लगा और उस टर्म का नाम है लीनियर मोमेंटम, जिसका मतलब है कि ये टर्म या ये पैरामीटर विच इज यूज टू मेजर द मोशन ऑफ एनी बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आप इससे क्या समझते हो, कोई आपसे पूछे तो दिस इज ए पैरामीटर विच इज यूज टू मेजर द मोशन ऑफ एनी बॉडी। और इसमें कैसे होता है बताया गया है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इसका लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी पे लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये लीनियर मोमेंटम 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि जिस बॉडी का जो जितनी हैवी बॉडी होगी उसका उतना ही ज्यादा लीनियर मोमेंटम होगा, या जो जितनी ज्यादा तेज चल रही होगी उसका उतना ही ज्यादा लीनियर मोमेंटम होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड करके एक पैरामीटर बना, उसका नाम है लीनियर मोमेंटम। एंड दिस इज ए पैरामीटर which is used to measure the motion of any body। ये किसी बॉडी का मोशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर ऐसे बोले एक बॉडी है 10 kg की, दूसरी बॉडी भी है 10 kg की, एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 20 मीटर पर सेकंड, तो किसका मोशन ज्यादा होगा? आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आया 50, यूनिट क्या बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए मोमेंटम की यूनिट क्या बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या बन गई 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किसका मोशन ज्यादा है? इसका मोशन ज्यादा है। तो इसमें तो आप दोनों सेम मास था, इसलिए आप बता सके कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसका मोशन ज्यादा था।
लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहेगा। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एक बॉडी है 5 kg की, दूसरी बॉडी है 20 kg की, दोनों ही अगर सेम स्पीड से चल रही है, मान लिया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका कितना हुआ 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किसका मोशन ज्यादा हुआ, इसका मोशन ज्यादा हुआ। एक थर्ड सिचुएशन है, एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है 10 kg, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, या सॉरी इसको मैं लिख देता हूं 5 मीटर पर सेकंड, 5 तो सेम हो जाएगा, 4 लिख देता हूं। अब इसका मोमेंटम कितना आया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका कितना आया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसका मोमेंटम ज्यादा है, इस बॉडी का, इसलिए इसका मोशन ज्यादा है। तो मोशन को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर यूज होते हैं। एक हैवी बॉडी जो है अगर स्लो चल रही है तो भी उसका मोशन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू ए लाइट बॉडी विच इज मूविंग फास्टर। तो जरूरी नहीं कि फास्ट चलने का मतलब ही मोशन ज्यादा है, दोनों पे डिपेंड करता है मोशन, मास पे भी और उसके वेलोसिटी पे भी। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम विच गिव अस आइडिया अबाउट द मोशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन या इसका वेक्टर होना सिर्फ वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सेम डायरेक्शन होगी इसकी भी, लीनियर मोमेंटम की भी। अब हम फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसमें न्यूटन ने कुछ काम नहीं किया, गैलीलियो की बातों को ही बस टेक्निकल वर्ड्स में अच्छे से लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली in rest or uniform motion in straight line unless or until we apply an external force on it। यही बात गैलीलियो ने अपने वर्ड्स में बताई थी, उसने उसको एरिस्टोटल की फैलेसी को करेक्ट करके बताया था कि गैलीलियो ने भी यही बात बताई थी। तो न्यूटन ने क्या किया, उसी चीज को और अच्छे से अपने टेक्निकल वर्ड्स में लिख दिया कि बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस और अंटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। दिस इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल न्यूटन का सेकंड लॉ को हम स्टडी करेंगे। कुछ बच्चे मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है अगर आप बड़ी वीडियो बनाते हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 30 मिनट्स के आसपास, 1-2 मिनट ऊपर या नीचे वहीं तक मैं वीडियो को बनाऊं, ताकि आप डेली का काम डेली करते रहो। तो ये रिक्वेस्ट है, आप डेली का काम डेली जरूर करो, उसकी कोई भी चीज़ आपने पूछनी है वो मेरे से पूछो, लेकिन ये वीडियोज़ को इकट्ठी करके मत रखो कि 2-2, 4-4 वीडियो एक साथ देख रहे हो, 4 दिन तक फिजिक्स का कोई वीडियो खोल के नहीं देखा है, ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा। डेली देखो, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। थैंक यू।